हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 अर्थात रासायनिक बलगतिकी उसका ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग नियम। आज की क्लास में हम जानेंगे वेग नियम क्या है। तो बच्चों, अगर आप 5 मिनट हमारे इस चैनल पर रुकेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेग नियम क्या है। और अगर आप पुरानी जो वीडियो हैं उन्हें देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो 1 से ज़रूर देखें। तो देखिए, वेग नियम इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेट लॉ। क्या कहते हैं? रेट लॉ। तो वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। ओके, तो अभिकारकों का मोलर सांद्रण क्या है और अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता पर ये किस प्रकार व्यक्त कर रहा है, इसमें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले आप देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि एक सामान्य अभिक्रिया है ये, ओके, जहाँ पर स्मॉल ए है, फिर कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी, फिर ये कैपिटल बी है और इक्वल टू प्रोडक्ट्स अर्थात उत्पाद। ओके, तो ये हमारे आपको पता है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। तो ये है अभिकारक। ओके, तो आपको पता है अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद बनेगा। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि एक सामान्य अभिक्रिया की जो दर है वो ए के सांद्रण की घात। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दर या वेग अगर हमें निकालना हो इसका तो वो है दर या वेग बराबर के, है ना, और ए का सांद्रण आप जो देख रहे हैं ना ये ब्रैकेट में, ये बड़ा ब्रैकेट जो बना हुआ है, कोष्ठक बड़ा आप जिसको कह रहे हैं, तो ये है, इसे हम कहते हैं सांद्रण। ओके, सांद्रण कह लो या मोलर सांद्रण कह लो, एक ही बात है। सक्रिय द्रव्यमान भी कह सकते हो आप इसे। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसे हम क्या कह सकते हैं? सांद्रण कह सकते हैं, या ये मोलर सांद्रण भी कह सकते हैं, या फिर सक्रिय द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ओके, तो मान लिया ये हमारी एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया की जो दर है इसके ए के सांद्रण की घात एक्स। ओके, ए के सांद्रण की घात कितना? एक्स, और जो बी होगा बी के सांद्रण की घात वाई पर क्या करती है? वो निर्भर करती है। ओके, तो हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि हम जो है लैब में जाते हैं और लैब में जाकर के जो रासायनिक जो आपकी प्रयोगशाला होती है रसायन विज्ञान की, उसमें हम देखते हैं कि ये जो ए है ना, ए के यहाँ पर कितने मोल हैं? ये ए ही मोल है, और यहाँ पर बी के कितने मोल हैं? वो बी ही मोल हैं। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है ना, अभिक्रिया की जो दर है वो अभिक्रिया की ए के घात के मोलर सांद्रण की घात के समानुपाती हो या उस पर निर्भर कर रहा हो। ऐसे इसमें जो हमारा अभिकारक बी है ज़रूरी नहीं है ये जो अभिकारक बी के जो मोल हैं ये जो है उसके सक्रिय द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान की जो घात बी है उस पर ही निर्भर कर रहा हो। तो इसलिए हमने इनकी जगह ए और बी की जगह क्या लिखा है? एक्स वाई लिखा है। हम क्या करते हैं लैब में जा कर के इनके जो मान हैं वो जा कर के देखते हैं। क्या करते हैं? इनके मान हम जाके चेक करते हैं कि क्या वास्तव में जो इसके जो मोल हैं ये यहाँ पर कोई संख्या भी हो सकती है, एक ही जगह 2, 3 या 4। ओके ओके, जब हम इन पर जो अभिक्रिया का वेग लगाएंगे तो हम पाएंगे कि जो अभिक्रिया का दर या वेग है ना, उस पर जो अभिकारक के जो मोलर सांद्रण है ना, जो अभिकारक का जो मोलर सांद्रण है उसकी घात पर, है ना, जो अभिक्रिया का जो दर है या वेग है वो कितने पर निर्भर करेगा? एक्स या वाई पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? एक्स या वाई पर। एक्स की जगह यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी में अभिकारक के अभिक्रिया में जितने मोल भाग ले रहे हों वे सारे के सारे उसमें सक्रिय हों, अर्थात वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हों। तो ये हमें जाके कब पता लगता है? जब हम जो है लैब में जाते हैं। तो लैब में जा कर के हम देखेंगे कि क्या जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो दर है ना, वो क्या इन सभी अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर मान लिया यहाँ पर जो है 3 मोल जो है अभिकारक के हो, यहाँ पर भी कितने हो? 3 मोल। तो जरूरी नहीं है कि 3 मोल इसके हो, 3 मोल इसके जो है अभिक्रिया का जो मोलर सांद्रण है अर्थात जो अभिक्रिया है उसके प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करे। अर्थात ये हो सकता है कि जो 3 मोल हम यहाँ पर देख रहे हैं अभिकारक के और 3 मोल यहाँ पर देख रहे हो सकता है कि उन 3 मोल में से केवल 2 मोल ही जो है अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हो। उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि अभिकारक के जो है उसमें 2 मोल ही क्या कर रहे हो?
पार्टिसिपेट कर रहे हों। ओके, तो ये हमें कब जाके पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा जाकर के लैब में। हम लैब में जाकर के क्या करते हैं, इनके जो मान हैं वो देखते हैं कि क्या वास्तव में ये जो मोल है अभिक्रिया के, जो इतने भाग ले रहे हैं इसके जो अणु हैं मोल हैं, क्या वास्तव में ये सब इसकी घात पर जो मोलर सांद्रण है इनकी घात पर निर्भर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लैब में जाएंगे, उनको चेक करके देखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, जब हम इसके लिए अभिक्रिया का दर या वेग निकालेंगे तो ये होगा दर या वेग रेट बराबर के ए की घात कितना x और b की घात कितना हो जाएगा y, अर्थात a का सांद्रण की घात x पर निर्भर करेगा और b के सांद्रण की घात y पर निर्भर करेगा। अब आप डेफिनेशन देखिए कि वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अभिकारक का जो मोलर सांद्रण है उसमें जो भाग ले रहे हैं उसके जो मोल हैं, मान लिया इसके ए मोल भाग ले रहे हैं, उसके बी मोल भाग ले रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो है उसकी कितनी घात पर निर्भर कर रहा है। अर्थात हम प्रयोगों द्वारा देखेंगे कि ये ए के सांद्रण की कितनी घात पर निर्भर कर रहा है और बी के सांद्रण की कितनी घात पर निर्भर कर रहा है। आई बात समझ में? ओके, तो जो अभिक्रिया का दर या वेग हो जाएगा वो हो जाएगा के, है ना, ए का सक्रम द्रव्यमान x और बी का सक्रम द्रव्यमान बराबर y, जहाँ पर के क्या है, जहाँ पर के है वेग स्थिरांक, आप देख भी रहे हैं नीचे, तो ये रहा मैंने लिखा है जहाँ पर के बराबर क्या है, वेग स्थिरांक है। एक बार फिर से समझेंगे। ओके, वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। तो ये अभिक्रिया का मोलर सांद्रण है, मान लिया एक अभिक्रिया हो रही है ना। जब हम इस पर दर या वेग इसका निकालेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको पहले से पढ़ाया हुआ है। जब मैंने आपको अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर निकलवाई है और अभिक्रिया की औसत दर समझाई है, तो उसमें आपको बताया हुआ है पहले से कि जब हम दर या वेग निकालेंगे तो होगा के ए का सांद्रण और बी का सांद्रण। ओके, तो हमें निकालना है क्या, वेग नियम। तो वेग नियम में हमें ये बताया जाता है कि हमें ये देखते हैं कि जो अभिकारक के अणु जो भाग ले रहे हैं, है ना, उसमें जो उसका जो मोलर सांद्रण है उस पर वो कितनी घात पर निर्भर कर रहा है ना। और ये हम कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे लैब में जा करके। ओके, तो इस प्रकार जो के है, के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेग स्थिरांक हो जाएगा। ओके, और इसको ही हम क्या कहेंगे, वेग नियम कहेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो हमने जो यहाँ पर दर या वेग लिखा है बराबर क्या हो गया, के, और रेट को या दर या वेग को हम आर से भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, जहाँ पर एक्स की जगह कोई संख्या होगी और वाई की जगह भी क्या होगी, कोई संख्या। बाकी जब आप पढ़ेंगे वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अगर आपके एग्जाम में आए वेग नियम तो आप इतना लिख करके आ सकते हैं, और अगर हाँ वेग नियम को आप वेग व्यंजक भी कह सकते हैं, एग्जाम में इतना आप लिख करके आ सकते हैं। ओके, तो बच्चों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।